हेलो एंड वेलकम। आस्क डॉक्टर देवाशीष एपिसोड नंबर 33 में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का ये एपिसोड हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। कभी कभी एपिसोड सीरीज जो होती हैं उनमें कुछ सवाल रिपीटेटिव हो जाते हैं, तो उनके मैं जवाब देने की बजाय कुछ नए सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो आज स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल पूछा है सपना कुमारी जी ने। सपना कुमारी जी ने यह पूछा है कि उन 4-5 महीने से दवा करा रही हैं और उनको फायदा नहीं मिल रहा है, उनको क्या करना चाहिए। तो सपना जी, यदि आप 4-5 महीने से दवा कर रही हैं और आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने डॉक्टर साहब के साथ मिलकर जांचें और करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो प्रॉब्लम आपके डॉक्टर साहब और आप मिलकर ट्रीट कर रहे हैं वो दवाई पूरी तरह से कारगर नहीं हो पा रही है, और इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि जो हम समझ रहे हो परेशानी है वो परेशानी शायद ना हो, कोई और परेशानी हो, कोई और दिक्कत हो, और उसको रीढ़ की हड्डी में समझने के मोटे मोटे कुछ ही तरीके होते हैं, जैसे एक MRI स्कैन, CT स्कैन, एक्सरे, टेक्सा स्कैन। मेनली यही चीजें होती हैं। स्पेशल केसेस में हमें बायोप्सी या इस तरह की जांचों का भी सहारा लेना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर ये 3 तरह की जांचें मोटा मोटा रीढ़ की हड्डी की परेशानी को अच्छी तरह से समझने में डॉक्टर की बहुत मदद करते हैं। तो आप अपने डॉक्टर साहब से मिलें और पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करें, और उससे मैं उम्मीद करता हूं कि सही जानकारी मिल पाएगी और वही जानकारी सही इलाज की तरफ हमें अग्रसर कर पाएगी, जिससे कि आपकी परेशानी परमानेंटली और हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। नेक्स्ट सवाल पूछा है उषा कुमारी जी ने। उन्होंने ये पूछा है कि उनको L5-S1 डिस्क से बहुत दिनों से दिक्कत है और उनकी डॉक्टर ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो वो ये जानना चाहती हैं कि कितना सेफ है। देखिए, L5-S1 डिस्क सबसे कॉमन डिस्क है जिसमें कि पेशेंट को डिस्क हर्निएशन होता है। ये लास्ट डिस्क ऑफ द बॉडी है, लार्जेस्ट डिस्क ऑफ द बॉडी है, और यदि आपको कई दिन से परेशानी है तो सर्जरी आजकल कोई रिस्की बात नहीं रह गई है। माइक्रोस्कोप की मदद से, ओपन सर्जरी की मदद से और एंडोस्कोप की मदद से इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह सॉल्व किया जा सकता है। जिस भी तरीके से आपके डॉक्टर साहब उसको सॉल्व करना चाहें, वही तरीका आपके लिए बेस्ट माना जाएगा। आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में डिस्कस करना चाहिए, और जिस तरीके से वो आपकी प्रॉब्लम को ठीक करना चाहें उस तरीके में आप सर्जरी करवाइए, और मैं सोचता हूं आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। L5-S1 डिस्क की समस्या हमारे पास बहुत रेगुलरली आती है और हम बहुत बढ़िया रिजल्ट एंडोस्कोपी के माध्यम से अपने मरीजों को दे पाते हैं, और मैं सोचता हूं आपको भी पूरा रिलीफ मिल जाएगा। आपको अपने डॉक्टर से मिलकर सर्जरी के बारे में डिस्कस करना चाहिए और बिना डरे उसको कराना चाहिए। नेक्स्ट सवाल निशांत श्रेष्ठ जी ने पूछा है। उन्होंने ये पूछा है कि कफिंग और रनिंग करने में माइक्रो डिस्केक्टमी सर्जरी के बाद पेन क्यों आता है लेग में, स्पेशली 1 महीने बाद। तो निशांत जी, देखिए, कफ करने से क्या होता है, कफ करने के टाइम पे जो नर्व होती है वो पल्सेट ज्यादा करती है, और ज्यादा पल्सेट करने की वजह से जो एरिया जो कॉम्प्रोमाइज रहा होता है वहां पर थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन बचा होता है सर्जरी करने के बाद भी। उस इन्फ्लेमेशन को जाने में 3 से 6 महीने लगते हैं ज्यादातर। कुछ पेशेंट्स में कफ करने में, ज्यादा तेज भागने में, ज्यादा जोर से झटका लगने में थोड़ा बहुत पेन लेग में जा सकता है सर्जरी के बाद भी, जो कि धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाता है। तो यदि आपकी माइक्रोडिस्केक्टोमी सर्जरी हुई है तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ऐसे सिम्टम्स नॉर्मल होते हैं। और अगर आपको ज्यादा डर लग रहा है तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। वो आपको कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयां देंगे जिससे आप पूरी तरह जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल पूछा है देवेंद्र सिंह चौधरी जी ने। उन्होंने ये पूछा है व्हाट आर द टेस्ट्स रिक्वायर्ड टू बी डन बिफोर कंसल्टिंग अ स्पाइन सर्जन। तो देखिए, स्पाइन सर्जन से मिलने से पहले कोई भी टेस्ट कराना मुझे नहीं लगता कि अनिवार्य है और जरूरी है, क्योंकि स्पाइन सर्जन से जब आप मिलेंगे तो पहले वो डिटेल में आपके सिम्टम्स को जानेगा, फिर उन सिम्टम्स के आधार पे आपको वो लिटाकर डिटेल में एग्जामिन करेगा। एग्जामिनेशन में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, बोन की इंटीग्रिटी देखते हैं, मसल्स की पावर देखते हैं, मसल्स कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रही हैं ये समझना जरूरी है, मसल कहीं पतली तो नहीं पड़ रही है ये समझना जरूरी है, और मसल की इंटीग्रिटी देखते हैं। और ये सब चीजें देखने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या जांचें पर्टिकुलर पेशेंट के लिए जरूरी हैं।
तो आपके केस में पहले आप डॉक्टर साहब से मिलिए, वो आपको जांचें लिख के देंगे, उनके हिसाब से जांचें कराइए और फिर से उनसे मिलिए, जिससे कि वो उन्होंने जो आपको देखा है, आपकी कंप्लेंट्स को सुना है, आपको एग्जामिन किया है, उसकी लाइट में वो जब जांचें देखेंगे तो सही डायग्नोसिस पे पहुंचेंगे। यही सही तरीका होता है। फर्स्ट इज हिस्ट्री, देन इज एग्जामिनेशन एंड देन फाइनली इज टेस्ट। कई सारे पेशेंट ये चाहते हैं कि सबसे पहले जाते ही डॉक्टर हमारा एमआरआई देख ले। एमआरआई कम इंपॉर्टेंट होता है, आपको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एमआरआई देख के बात पता नहीं चलेगी, लेकिन कभी कभी क्या इलाज करना है ये इस बात से डिसाइड होता है कि आपके एमआरआई की फाइंडिंग आपकी जो करंट सिम्टम्स हैं उससे मैच कर रही हैं कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को राइट पैर में दर्द होता है और एमआरआई में लेफ्ट पैर की नस दबी हुई दिखती है। कभी कभी दर्द कहीं और होता है और परेशानी कुछ और दिखती है। इसलिए बहुत जरूरी है पहले डिटेल में एग्जामिन करना, और उससे भी ज्यादा जरूरी है हिस्ट्री लेना। तो मेरे ख्याल से आप पहले डॉक्टर साहब से मिलिए, एग्जामिन करवाइए और उसके बाद उनसे टेस्ट लिखवाइए और उन्हीं के हिसाब से टेस्ट कराइए, जैसे कि सही रिपोर्ट्स कराई जा सके। नेक्स्ट सवाल आनंद कदम जी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि यदि डिस्क ब्लैक हो जाए तो क्या वो ठीक हो सकती है। देखिए, इसका जवाब कुछ हद तक हाँ भी है और कुछ हद तक नहीं भी। कई सारे पेशेंट्स में ये देखा गया है कि यदि वो एक्सरसाइज करें, लाइफस्टाइल बेटर करें, खान पान बेटर करें, अपने वेट को कंट्रोल में रखें, तो ब्लैक डिस्क वापस से ठीक होके हाइड्रेट होने लगती है। हालांकि कई पेशेंट्स में इसका अपवाद भी देखा गया है कि आप सारे काम करें और फिर भी ब्लैक डिस्क ठीक ना हो। ब्लैक डिस्क डिजीज के कुछ हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट भी किया जाता है, इंट्राडिस्कल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, बट वो कितने सक्षम है ये एक क्वेश्चनेबल बात है, या इस बात पे एक प्रश्न चिन्ह है। तो ये क्लियर कट इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है कि ब्लैक डिस्क डिजीज ठीक होगी कि नहीं। ये व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है। मैं अपने सारे पेशेंट्स विद ब्लैक डिस्क डिजीज यही बोलता हूं उनको कि आप एक्सरसाइज करिए, वेट कंट्रोल रखिए और फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखिए। यदि आपको हर्निएशन नहीं हुआ है तो चांसेस हैं कि आप बेटर हो जाएं, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब कुछ करने के बाद भी पेशेंट बेटर ना हो और फाइनली उसको बैक पेन रहे ही, और जिसका कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत अच्छे इलाज बिना सर्जरी के कभी कभी नहीं हो पाता। तो सवाल अच्छा है, लेकिन इसका क्लियर जवाब मेडिकल साइंस में नहीं है एक्चुअली, ऐसा मैं मानता हूं। नेक्स्ट सवाल पूछा है हिमादत शर्मा जी ने। उन्होंने पूछा है कि उनको L5S1 डिस्क प्रोलैप्स है और फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी है, तो क्या वो कंप्लीटली ठीक हो जाएगी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से। तो मैं आपको सर ये बताना चाहता हूं कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से L5S1 डिस्क विद फेसेट जॉइंट हाइपरट्रॉफी को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया जा सकता है, पूरा रिजल्ट दिया जा सकता है और बहुत बढ़िया रिजल्ट एक्सपेक्टेड होता है। L5S1 डिस्क अगर इलियक क्रेस्ट हाई नहीं है तो ट्रांसफेनोमेनल रूट से, और अगर इलियक क्रेस्ट हाई है तो इंटरलैमिनर रूट से की जा सकती है। कुछ लोग ट्रांस इलियक रूट से भी इसको करते हैं। एंडोस्कोपी के माध्यम से 3 डिफरेंट तरीके से इसको किया जा सकता है और बहुत ज्यादा अच्छा 100% रिजल्ट आपको दिया जा सकता है। यदि आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर आप अपने स्पाइन सर्जन से, एंडोस्कोपिक स्पाइन डॉक्टर से राय ले सकते हैं और वो आपको सही सलाह देंगे। दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। एपिसोड नंबर 34 में मैं फिर से आऊंगा और आपको सवालों के जवाब दूंगा, आपकी प्रॉब्लम्स को समझूंगा और जो मेरे से बन पड़ेगा वो सब करूंगा, जैसे कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी आवाज पहुंच पाए। और कोई भी कारण से आपके मन में कोई सवाल है या कोई बात है तो मेरे से क्वेश्चंस में पूछिए, मैं आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।